नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा में आज आएगा जीएसटी संविधान संशोधन बिल। वित्त मंत्री का कांग्रेस पर बाधा डालने का आरोप। गुलाम नबी आजाद ने कहा, नाकामी छिपाने की कोशिश। नगा समझौते पर असम का कड़ा रुख। विधानसभा के प्रस्ताव में राज्य के हितों की रक्षा की मांग। केंद्र से बातचीत के लिए दिल्ली आएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव की मौत के मामले की जांच शुरू। सीबीआई ने व्यापम मामले में दर्ज की 6 नई एफआईआर। अब तक 59 मामले दर्ज। अफगानिस्तान ने आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने की पाकिस्तान सरकार के रुख की आलोचना। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पी कश्यप और एसएस प्रणय दूसरे दौर में। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के आज मुकाबले। हॉकी सीरीज के पहले मैच में स्पेन ने भारत को 4-1 से हराया। संसद में जारी अवरोध के बीच जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश होना है। कांग्रेस ने व्हिप जारी करके आज सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस के विरोध के चलते संविधान संशोधन बिल को राज्यसभा से पारित कराने में सरकार को मुश्किल आ सकती है। आर्थिक सुधारों से जुड़ा जीएसटी 122वां संविधान संशोधन बिल आज राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बिल को पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत करेंगे। हालांकि सरकार के लिए बिल पारित कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि बिल को रोकने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। Well, of course, the numbers are clearly in favor of the GST. The Congress party is completely isolated. Its best endeavor is that it won't be able to stop the GST. It's desperately trying to see if it can delay the GST. कांग्रेस ने वित्त मंत्री के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश की तरक्की के लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कोशिशें की हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास और गवर्नमेंट के पास अपनी हठधर्मी के कारण अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आर्थिक नीति की आड़ में उसके नीचे छुप रहे हैं। बजट सत्र में लोकसभा से पारित जीएसटी संविधान संशोधन बिल को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था। कमेटी की सिफारिशें पिछले महीने राज्यसभा में पेश की गई थी। सरकार ने बिल में कमेटी के सुझाव को शामिल किया है। इसके तहत राज्यों को अगले 5 साल तक राजस्व घाटे की भरपाई की जाएगी। कांग्रेस ने रिपोर्ट में लिखित असहमति दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस समय विशाल दहिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विशाल, हम जानते हैं जीएसटी संविधान संशोधन बिल है, 2/3 बहुमत की जरूरत है। राज्यसभा में अल्पमत में सरकार है, और जिस तरह कल सरगर्मियां रही उसे देखते हुए क्या लग रहा है? देखिए प्रीति, सरकार ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब जबकि सिर्फ 3 दिन बचे हैं मानसून सत्र के समाप्त होने में, तो सरकार इस वक्त ये चाहती है कि जो बिल और जो विधेयक उनके एजेंडे पर सबसे ऊपर हैं, और उसमें जीएसटी नंबर 1 पर है, जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको सरकार पारित कराना चाहती है इससे पहले कि ये सत्र जो है समाप्त हो। और इसी वजह से कल जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चला, उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि सरकार ने सीधा वार जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर किया, वो जीएसटी को सामने लाकर किया, क्योंकि जीएसटी से संबंधित जो कई छोटे दल हैं जो कि चाहते हैं कि जो जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित हो। उनमें समाजवादी पार्टी शामिल है, बीजू जनता दल शामिल है, तृणमूल कांग्रेस शामिल है। तो अगर ये सब दल सरकार की तरफ होते हैं तो जो सरकार को आंकड़ों को लेकर जो सरकार की दिक्कत और चिंता है ऊपरी सदन में, उससे सरकार पार पा सकती है। यानी कि आंकड़ों की संख्या में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता रहेगी राज्यसभा में। और इसी वजह से अब जो सरकार की तरफ से रणनीति बनाई गई है वो ये, जैसे कि आज लिस्टेड है जीएसटी से संबंधित विधेयक
सरकार चाहती है कि जीएसटी से संबंधित विधेयक को लिस्ट कराया जाए, उसको पास कराने की कोशिश की जाए और उसको पास कराने की कोशिश में जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो शायद कांग्रेस का साथ छोड़कर सरकार के पाले में आ सकते हैं। ऐसी सरकार की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक व्हिप जारी की गई है अपने सभी सांसदों को ऊपरी सदन में, और सीधे तौर पर आज जो ऊपरी सदन में कार्यवाही रहेगी, जब विधायी कार्य लिए जाएंगे, तो काफी दिलचस्प होगा ये देखना कि किस राजनीतिक दल का क्या स्टैंड रहता है और क्या सदन में जिसे कहा जाए कि एक और ऊपरी सदन में एक और लिमिटेशन है किसी भी बिल को पारित कराने के लिए, और खासतौर पर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए, कि सदन में ऑर्डर होना जरूरी है। यानी कि किसी तरह की कोई कार्रवाई में बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई स्लोगन शाउटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी सदस्य वेल में नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सब संभव हो पाएगा? जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और भूमि अधिग्रहण बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट संसद के मौजूदा सत्र में नहीं आएगी। कल बैठक में सदस्यों के बीच बिल के प्रावधानों पर सहमति नहीं बनने पर रिपोर्ट सौंपने की तारीख टालनी पड़ी है। अब जेपीसी की रिपोर्ट 11 अगस्त की बजाय संसद के शीतकालीन सत्र में आएगी। भूमि अधिग्रहण बिल पर बनी जेपीसी ने 3 और महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सोमवार को चर्चा की, लेकिन जमीन के 5 साल तक इस्तेमाल न हो पाने पर उसे लौटाने, मुआवजे के लिए पिछली तारीख से आवेदन और समीक्षा की अवधि के प्रावधान पर आम सहमति नहीं बन पाई। 15 अमेंडमेंट हैं और 15 अमेंडमेंट में 3 अमेंडमेंट बाकी थे। अब उसमें हमने अपना मत रखा। कांग्रेस और टीएमसी ने इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए और समय की मांग की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष से समिति को और समय देने की मांग की गई। आज समिति नहीं बनी और चेयरमैन ने कहा कि फिर हम समय मांगेंगे अगले विंटर सेशन में ले जाने के लिए। तो अब ये उनका निर्णय है, हम तो डिस्कशन कर रहे थे। सरकार ने विपक्ष पर जानबूझकर इसमें देरी करने का आरोप लगाया है। जनता देख रही है कि क्या कारण है विलंब का, कौन जिम्मेवार है इस विलंब के लिए। और ये कुछ ऐसे विधान थे, कुछ ऐसे विधायक थे, कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस थे जिनको लेकर के आम व्यापक हित के ये कानून थे, व्यापक हित के प्रावधान थे। एसएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली ज्वाइंट कमेटी को पिछले हफ्ते रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाने के चलते इसे 11 अगस्त तक का समय दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही व्यापम और ललित मोदी विवाद का मुद्दा उठा। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने चर्चा के जरिए गतिरोध का हल निकालने की वकालत की। हालांकि स्पीकर की तरफ से बुलाई गई कई दलों की बैठक में भी गतिरोध तोड़ने में नाकामी दिखाई दी। 25 सांसदों के निलंबन की अवधि खत्म होने के बाद सोमवार को कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसद लोकसभा में लौटे, लेकिन विपक्ष के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। ललित मोदी विवाद को लेकर सदन के भीतर और बाहर कांग्रेस के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर हमले जारी हैं। ये सिर्फ अपने तरफ से वक्तव्य देने से समाप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने जो किया है और उन्होंने जो कदम उठाया है वो देश के हित में तो नहीं उठाया। उन्होंने जो सपोर्ट किया है मानवीय का आधार पे नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं, उनके और उनके संबंध थे। ये एक कमर्शियल बोलिए। आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है, सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा। लेकिन इस बीच विपक्षी दलों में से समाजवादी पार्टी के रुख ने सरकार को थोड़ी राहत जरूर दी। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने गतिरोध के बजाय बातचीत से रास्ता निकालने की वकालत की। जब बुलाती नहीं आप, बुलाया है, आप सबको बुलाया है। आप इनके नेताओं को मुझे बुला लीजिए और उधर के नेताओं को बुला लीजिए, अभी बात हो जाए। क्या आपकी जिम्मेदारी है? इसी के चलते स्पीकर ने संसद भवन में ही सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। सरकार ने अवरोध के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है और बचे हुए 3 दिनों में कार्यवाही में सहयोग की मांग की है। Comment because still we have 3 more days to go, 4 more days to go. I appeal once again, I earnestly appeal to them in the interest of democracy, in the interest of the country, in the interest of your own party, please allow the house to function. Let us have discussion, debate and then decision. ललित मोदी विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लोकसभा में अपना बयान दे चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं है। लगातार बाधा के चलते स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिनों तक निलंबित कर दिया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
असम विधानसभा ने केंद्र सरकार से नगा शांति समझौते पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजने का फैसला किया है। कल विधानसभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यह फैसला किया गया। राज्यसभा में भी कल समझौते पर कांग्रेस और सरकार में तीखी बहस हुई। असम विधानसभा में सोमवार को केंद्र सरकार और NSCN-IM के बीच शांति समझौते पर प्रस्ताव पेश हुआ। प्रस्ताव का कांग्रेस, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने समर्थन किया, जबकि बीजेपी ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव में असम की सीमाओं की रक्षा की मांग करते हुए समझौते की शर्तों के खुलासे की मांग की गई। Assam lie, I made a statement from the very first day. Still we welcome. If it confines to Nagaland, if it affects to Assam, from the very beginning, I say why there is secrecy, and will fight against it tooth and nail. If it affects Assam, where is the question of Utah? सोमवार को राज्यसभा में भी नगा समझौते का मुद्दा उठा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी नागालैंड में NSCN के साथ जो अकॉर्ड की बात हुई, पहले 3 चीफ मिनिस्टरों ने कहा हमसे नहीं पूछा गया। अब नागालैंड के आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आई वॉज टेकन अनअवेयर। अब मैं आ रहा हूं यार, आई वॉज टेकन अनअवेयर जब मैंने टेलीफोन पे सुना। इधर से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री की बैठक का बहिष्कार किया था। All the chief ministers of Northeast came and attended the meeting. The Congress party chief ministers decided to boycott the prime minister's meeting. We have come to this state, and today we are being told you have not consulted them. The Congress party chief ministers welcomed the Naga Accord by tweeting in its support, and under pressure of their leadership, they were asked to delete that tweet. केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM गुट के साथ शांति समझौता किया था। कांग्रेस शासित असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने समझौते से पहले उनसे बातचीत नहीं करने का आरोप लगाया था। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट वाली वेबसाइटों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने में असमर्थता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने माना कि वो हर तरह के पोर्न के खिलाफ है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को छोड़कर देश में पोर्न पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि पोर्न पर बैन लगाने के लिए सोसाइटी और पार्लियामेंट में एक बड़ी बहस की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को छोड़कर देश में पोर्न पर प्रतिबंध लगाना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस मसले पर अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार का कहना है कि इस डिजिटल युग में ऐसी पाबंदी संभव नहीं है। पोर्न पर प्रतिबंध लगाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका में कहा गया है कि IT कानून भारत में ऐसी सामग्री के प्रसारण की अनुमति नहीं देता। जो सेक्शंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, वो 67A और 67B वो ट्रांसमिशन को ही बैन करते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी आदमी ट्रांसमिट नहीं कर सकता है पोर्नोग्राफी इंडिया में। कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार नैतिक पुलिस बल नहीं बन सकती। सरकार का कहना है कि अगर अदालत पोर्न वेबसाइट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध का आदेश देगी तो उस पर अमल करेगी। हालांकि पाबंदी के पक्षधर ट्रांसमिशन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये जो एक्ट है ये व्यूअर की बात ही नहीं करता है, क्योंकि कोई भी ऐसी पनिशमेंट व्यूइंग के लिए नहीं है, कोई भी पनिशमेंट प्रोडक्शन के लिए नहीं है, लेकिन पनिशमेंट जो 7 साल की है वो केवल और सिर्फ ट्रांसमिशन की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों को ब्लॉक किए जाने वाली 857 वेबसाइट की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें पोर्न कंटेंट उपलब्ध थे, लेकिन इस पर विवाद के बाद सरकार को आदेश बदलना पड़ा। बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि कई ऐसी साइटों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है जिनमें अश्लील सामग्री नहीं है। बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत में पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को दिल्ली पुलिस ने बीती रात हिरासत में ले लिया। योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके दिल्ली पुलिस पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए हैं। वो दिल्ली स्थित जंतर मंतर में भूमि संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
स्वराज संवाद के संयोजक योगेंद्र यादव के नेतृत्व में किसानों की हालत सुधारने और उनके अधिकार दिलाने के लिए इसी महीने की 1 तारीख को ट्रैक्टर रैली की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश भर के किसान अपनी मिट्टी लेकर राजधानी आए थे। जंतर मंतर पर इनका जत्था रविवार को पहुंचा था और अब किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। योगेंद्र यादव और उनके समर्थकों को हिरासत में लिए जाने पर प्रशांत भूषण ने कड़ी आपत्ति जताई है। Night the police came, said that your permission has expired. They don't realize that in this country everybody has a fundamental right to assemble peacefully and protest. For that no permission is required. We were not creating any law and order problem for anybody. We were not obstructing anybody. We were not obstructing any traffic, etc. And therefore, what was the need for forcibly picking up these people, arresting them and taking them away? दूसरी तरफ दिल्ली के चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि अलका लांबा ने कश्मीरी गेट इलाके में मिठाई की एक दुकान के अंदर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी तस्वीरों में दिल्ली की चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा कार्यकर्ताओं के साथ तोड़फोड़ करती नजर आ रही हैं। तस्वीरें सामने आई तो मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने अलका लांबा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के बारे में मुझे भी पता चला है। हमारे ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद में जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। एक शिकायत भी हमें मिली है, तो शिकायत पे भी कार्रवाई करेंगे। दरअसल ये तस्वीरें रविवार की हैं, जब अलका अपने समर्थकों के साथ पहले तो मिठाई की इस दुकान में पहुंची और फिर यहाँ जो भी हुआ वो आपके सामने है। हालांकि अपने पर लगे आरोपों से अब अलका इनकार कर रही हैं, जबकि मामले के पीछे आम आदमी पार्टी एक बीजेपी नेता की भूमिका पर सवाल उठा रही है। ये दिखाना है कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं। 9 अगस्त कल अगस्त क्रांति पे लड़ाई शुरू हुई थी। 15 अगस्त तक ये अभियान जारी रहेगा। और आप भी देखिए यहाँ पर किस तरह से नशे में लोग सड़कों पे हैं, किस तरीके से वो नशा छोड़ना चाहते। कल एक एक उम्मीद करके तस्वीरों में देखिए उनकी नजरों को। वहीं मामले में बीजेपी नेता ओपी शर्मा का नाम सामने आने के बाद उन्होंने केजरीवाल सरकार पर वसूली का आरोप लगाया है। केजरीवाल जी का जो हफ्ता वसूली का जो कार्यक्रम है दिल्ली में, वो चालू हो चुका है। मामले की जांच शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन तस्वीरों का क्या नतीजा निकलकर आता है। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखेंगे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की शानदार शुरुआत। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। बिहार चुनाव में एनडीए से मोर्चा लेने के लिए अब आरजेडी और जेडीयू ने संयुक्त प्रचार अभियान शुरू करने का फैसला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर रैली में दिए गए डीएनए वाले बयान पर दोनों पार्टियां अब शब्द वापसी अभियान शुरू कर चुकी हैं। शब्द वापसी के इस महाअभियान में कम से कम 50 लाख बिहार के लोग हस्ताक्षर अभियान से जुड़ेंगे और डीएनए टेस्ट के लिए अपना सैंपल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे।
पार्टी की तैयारी प्रधानमंत्री के पास डीएनए टेस्ट के लिए 50 लाख सैंपल भेजने की है और संयुक्त अभियान के पहले चरण के आखिर में 29 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली की जाएगी। एक पूरे प्रदेश की सारे बिहारियों की, बिहार में और जो उसके बाहर हैं, सारे बिहारियों को उन्होंने, मैं समझता हूं, जलील किया है। जिन तथ्यों को उठा रहे हैं वो असंदर्भित इसलिए हैं कि वो सरकार के मुख्यमंत्री हैं और हम सबका ऐसा मानना है कि जब से लालू प्रसाद यादव जी के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती यारी हो गई, नीतीश कुमार की पूरी विश्वसनीयता बिहार के राजनीति में समाप्त हो गई। झारखंड सरकार ने देवघर में भगदड़ के बाद उपायुक्त अमित कुमार और पुलिस अधीक्षक पी मुर्गन को निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। राज्य सरकार की एक समिति ने कल देवघर में हादसे वाली जगह का दौरा किया। इसके बाद ये फैसला लिया गया। दुमका के पुलिस अधीक्षक विपुल शुक्ला का तबादला देवघर किया गया है। देवघर में सावन मेले के दौरान कल भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि देवघर के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक को कर्तव्य में चूक के लिए तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। व्यापम घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के मामले में प्रारंभिक जांच यानी पीई दर्ज की है। व्यापम घोटाला में मामले में संदिग्ध शैलेश यादव की इसी साल 25 मार्च को लखनऊ में रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। व्यापम में एडमिशन का रैकेट चलाने वाले एक दलाल ने 2014 में शैलेश यादव का नाम लिया था। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 6 नए मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई अब तक कुल 59 मामले दर्ज कर चुकी है। सीबीआई ने प्री मेडिकल परीक्षा 2004 में अभ्यर्थी की जगह दूसरे लोगों के परीक्षा देने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पीएमटी 2005 के दौरान इसी तरह के मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीसरा मामला कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में धोखाधड़ी के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है। इनके अलावा 2012 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर दर्ज किए गए हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपुरा में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की घुसपैठ की खबर के बाद सेना और पुलिस ने कल साझा अभियान शुरू किया था। इलाके को घेरकर सेना तलाशी अभियान चला रही है। रविवार को भी कुपवाड़ा जिले के केरन और तंगधार सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी थी। सेना के अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए थे। सेना के 2 जवान भी शहीद हुए थे। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। अफगानिस्तान में जारी आतंकी हमलों से आहत राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए आतंकी हमलों को रोकने की मांग की है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इन आरोपों का अब तक जवाब नहीं आया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश में हो रही हिंसा के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान को दोषी करार दिया है। सरकारी टीवी पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति गनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण शिविर और बम बनाने वाली फैक्ट्रियां पहले की तरह मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया। अखीर बतौर आम व रोज़های अखीर बतौर खास निशान दاد که هنوز لانه‌های تربیت انتحاری و فابریکه‌های ساخت بم‌هایی که مردم بیگناه ما را به خاک و خون می‌کشند مثل گذشته در آن کشور فعال است. राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान सरकार जो फैसला लेगी उसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقات باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کړي عملی اقدام وکړي دوی د بغاوت مخه ونیسي। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति को लेकर बातचीत जारी है। पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल अशरफ गनी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले 3 दिनों के दौरान 4 आत्मघाती हमले हो चुके हैं। इन हमलों में करीब 60 लोग मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी इराक के दियाला प्रांत में 2 बम धमाकों में 42 लोग मारे गए हैं। पहला हमला बगदाद से उत्तर पूर्व में 60 किलोमीटर दूर प्रांत की राजधानी बकुबा के पास हुआ।
पुलिस के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर कार लेकर बम बाजार में घुस आया और उसमें विस्फोट होने से कम 35 लोग मारे गए और 72 लोग घायल हो गए। दूसरा हमला कन्नान गांव में हुआ, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने रिहायशी इलाके में खुद को उड़ा दिया। हमले में 7 लोग मारे गए और 15 लोग जख्मी हुए हैं। करीब 1 महीने पहले यहां एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल लाओस के उप प्रधानमंत्री थोंगलोन सियोस्लित से मुलाकात की। इसके अलावा मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भवन में लाओस के विदेश मंत्री से भी मिले। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल के सीईओ लैरी पेज ने भारतीय मूल के सुंदर पिचाई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने पिचाई को कंपनी का चेयरमैन बना दिया है। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई अब से गूगल के उत्पादों, गूगल सर्च, गूगल मैप, गूगल प्लस, कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज देखेंगे। 42 साल के पिचाई ने 2004 में गूगल में नौकरी की शुरुआत की थी। गूगल से जुड़ने के बाद उन्हें गूगल उत्पाद, गूगल क्रोम, गूगल ओएस और गूगल ड्राइव का एग्जीक्यूटिव बनाया गया था। सुंदर पिचाई को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्हें अब गूगल कंपनी का सीईओ बनाया गया है। बात खेल की खबरों की करते हैं। भारतीय हॉकी टीम को स्पेन के खिलाफ पहले मैच में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा है। 3 मैचों की सीरीज का अगला मैच अब 12 अगस्त को खेला जाएगा। भारत पर जीत का दबाव बढ़ गया है। इससे पहले भारतीय टीम ने फ्रांस को उसी के घर में 2-0 से हराया था। नवनियुक्त मुख्य कोच रोयलांड ऑल्टमेंस के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने फ्रांस को पहले मैच में 2-0 से, जबकि दूसरे मैच में 4-1 से मात दी। बात बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों पी कश्यप और एच.एस. प्रणय ने सोमवार को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले दौर में जीत दर्ज की। 10वें वरीयता प्राप्त कश्यप ने नीदरलैंड के एरिक मोइजस को 21-17, 21-10 से हराया। मंगलवार को पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में गेलोरा बोकार्नो स्टेडियम में इनका मुकाबला वियतनाम के एनगुएन टिएन मिन से होगा। वहीं साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु अपने खेल की शुरुआत आज करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में आ जाएगा जीएसटी संविधान संशोधन बिल। वित्त मंत्री का कांग्रेस पर बाधा डालने का आरोप। गुलाम नबी आजाद ने कहा नाकामी छिपाने की कोशिश। नागा समझौते पर असम का कड़ा रुख। विधानसभा के प्रस्ताव में राज्य के हितों की रक्षा की मांग। केंद्र से बातचीत के लिए दिल्ली आएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव की मौत के मामले की जांच शुरू। सीबीआई ने व्यापम मामले में दर्ज की 6 नई एफआईआर। अब तक 59 मामले दर्ज। अफगानिस्तान ने आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने की पाकिस्तान सरकार के रुख की आलोचना। पाकिस्तान ने साधी चुप्पी। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पी कश्यप और एस.एस. प्रणय दूसरे दौर में। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के आज मुकाबले। हॉकी सीरीज के पहले मैच में स्पेन ने भारत को 4-1 से हराया।